लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान के बाद तीसरे चरण के आज के लिए मतदान को अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, निर्णायक तो नहीं कहूंगा लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि जिन 93 सीटों पर मतदान होने जा रहा है उसमें से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। मतलब करीब 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। अब इसमें से 25 सीटें तो सिर्फ गुजरात की ही हैं, और जहां से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनका भी चुनाव है, और वोट डालने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां जाएंगे। और इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो जो यूपी की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली यानी यादव परिवार जो कहा जाता है, उसके 3 वंशज या 3 उसके परिवारीजन वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से नंबर 1 पर आप रख लीजिए मैनपुरी से, जो मुलायम सिंह की परंपरागत सीट है, उससे ताल ठोक रही हैं उनकी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पत्नी डिंपल यादव। इसके बाद शिवपाल यादव के बेटे आदित्य बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से अक्षय चुनाव लड़ रहे हैं, राम गोपाल यादव के बेटे जो है फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यादव परिवार के जो 3 सूरमा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण सीटों के लिहाज से, मतलब बीजेपी के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है सो है, लेकिन वीआईपी सीटों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मैं अमित शाह का नाम आपको पहले ही बता चुका हूं, शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर लेता हूं, तो वहां पर आप देख लीजिए गुना से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है। दिग्विजय सिंह 2 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, वो जो है राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय बाद वो लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ उतरे हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा की सीट को छोड़ दें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्लीन स्वीप करती चली आ रही, तो उसका विजय रथ रोकने का ये जो प्रयास है वो कांग्रेस ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। उसमें बड़े नेता को वहाँ पर उतारा है, तो उसमें दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ से मैदान में है। तो ये 3 दिग्गज तो आप सोच सकते हैं। वहीं से इसी तरीके से अगर आप आ जाइए कर्नाटक में, तो कर्नाटक में शिमोगा सीट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। इसमें येदियुरप्पा के बेटे के सामने जो है ईश्वरप्पा, वो बागी हो गए भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। इसी तरीके से बसवराज बोम्मई जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी चुनाव, चूँकि कर्नाटक में आपको पता है कि जैसे गुजरात में तो 25 लोकसभा सीटों पर मतदान है, जो कि सारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वहाँ पर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उन्होंने रिकॉर्ड जीत, वैसे तो नरेंद्र मोदी के नाम की जीत पूरे देश में ही होती, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि CR पाटिल की मेहनत से इस तरीके की जीत मिली थी, क्योंकि रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर मिली। अब इसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक में 28 सीटों में से 14 सीटों पर मतदान है, जिसका हमने आपको बताया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में और यूपी की 10 सीटों पर मतदान है। और यहाँ पर डिंपल के सामने आपको मालूम है भाजपा ने अपने दिग्गज नेता जो है जयवीर सिंह, जो पर्यटन मंत्री हैं, उनको उतारा हुआ है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं वो है बारामती का, महाराष्ट्र में। यहाँ पर अजीत पवार की पत्नी अपनी ननंद यानी सुप्रिया सुले, जो बारामती से लगातार सांसद चुनकर आ रही हैं, शरद पवार की सुपुत्री हैं, उनके खिलाफ सुनेत्रा पवार ने ताल ठोकी है। तो ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है, चूँकि चाचा भतीजे के बीच की जो महाराष्ट्र की लड़ाई है वो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। और अगर हम कुछ और बड़ी सीटों की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में आते हैं तो धारवाड़ सीट से जो भाजपा के नेता प्रहलाद जोशी वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी तरीके से हावेरी, मैंने पहले ही बसवराज बोम्मई का नाम आपको लेकर बताया था। और विदिशा से आपको पता ही है कि शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट से CPM नेता मोहम्मद सलीम चुनाव लड़ रहे थे। और असम की जो धुबरी सीट है उसमें AIUDF पार्टी के बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें गुजरात में अमित शाह के अलावा जहां पर प्रधानमंत्री का भी वोट है, वो वोट डालने भी कल जा रहे हैं, वहां जाएंगे। और पोरबंदर से जो है भाजपा के नेता मनसुख मंडवाइया चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जिस पर निगाहें लगी होंगी वो होंगी, अगर ये कहा जाए तो पूरा चुनाव जिनके इर्द गिर्द घूम गया, क्षत्रिय समाज जिनसे नाराज बताया जा रहा था, पुरुषोत्तम दास रूपाला पर निगाहें टिकी हुई हैं कि राजकोट सीट पर किस तरीके का मतदान रहता है। वैसे ये आपको बता दें,
आमतौर पे गुजरात में पटेल पाटीदार समाज सबसे वहाँ पर सशक्त माना जाता था। उनकी नाराज़गी की भी बात जब बहुत ज़्यादा थी, तब भारतीय जनता पार्टी को, आपको याद होगा कि 2017 का चुनाव हुआ था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। 99 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन सरकार तब भी बनी थी। लेकिन पाटीदार समाज सबसे पावरफुल है, और जिस बयान के आधार पर रूपाला के छत्री समाज की गोलबंदी की बात की जा रही थी, उसका असर उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर दिखाने की बात की जा रही थी, तो वो देखने वाली बात है। अब इसमें देख, अगर हम सीटों के हिसाब से अगर हम बात करें तो 25 गुजरात की हैं ही, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों पर मतदान है जो बची हुई थी, महाराष्ट्र की 11, यूपी की 10, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान है, बिहार की 5 सीटों पर मतदान है, सबकी 4 सीटों पर मतदान है, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान, और गोवा की 2 सीट हैं, दोनों पर हो रहा है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर और नागर हवेली के साथ दमन और दीव की 2 सीटों पर भी मतदान होने जा रहा है। तो वैसे आपको बता दें, तीसरे चरण में टोटल 94 सीटों पर मतदान होता, लेकिन हो अभी 93 पर रहा है। कैसे, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो बैतूल लोकसभा सीट थी, उसमें बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया, तो उस सीट पर चुनाव हो रहा, तो उस हिसाब से तो 95 सीटें हो जानी चाहिए थी। लेकिन गुजरात की सूरत लोकसभा जो सीट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके, तो एक सीट ये कम होगी, तो बची 94 ही। लेकिन अनंतनाग सीट जो थी जम्मू कश्मीर की, उसका मतदान छठे चरण तक के लिए टाल दिया गया है। तो इस तरीके से 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। और अगर ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये करो या मरो का चुनाव है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि 2 चरणों में जो कम मतदान के बाद इस तरीके का विपक्ष की तरफ से माहौल बनाया जा रहा, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया और उसमें पार्टी का कार्यकर्ता रिलेक्टेंट हो गया। उसके लिए 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण बताया जा रहा था कि जो बाहर से तमाम प्रत्याशियों का चयन हुआ है, और कुछ प्रत्याशियों के चयन को लेकर ये तो निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में घोर लापरवाही की है, और जिसका खामियाजा नतीजों में भुगतना पड़े, लेकिन अब चुनाव मैनेजमेंट में पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मैदान में, वैसे तो वो मैदान में हमेशा रहते हैं, लेकिन इस तरीके की भी बयानबाजी करनी पड़ रही है। मुसलमान और मंगलसूत्र जैसे कभी बयान हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करनी पड़ रही है नरेंद्र मोदी को। और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथ में जो उनका एक पूरा एक इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सोच समझ कर कह रहा हूँ, उसने किस तरीके से संविधान को बचाने की जो बात की थी, उसके बाद लगातार अगर आप देखें तो पहले तो अमीर गरीब वाला मसला आया कि अमीरों की कमाई छीनकर गरीबों को दे दी जाए, और पूरी इस तरीके के समाजवाद की एक परिभाषा दी गई। अब एक बयान और आ गया है राहुल गांधी का कि चूंकि सवर्ण पेपर बनाते हैं यूपीएससी या तमाम परीक्षाओं के, उसमें दलित बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, पिछड़े बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। हालांकि ये तथ्य से कितना अलग तथ्य है, ये कहने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि 99% तो उसमें सवर्ण भी फेल होते हैं, जिसमें दूसरे फेल होते हैं। तो वो उन्होंने एक कहानी किस्सा सुनाया कैसे जो है अंग्रेज पेपर बनाते थे, और उसमें ब्लैक यूएस में नहीं हुआ, मतलब जो अमेरिका में जो गोरे लोग होते थे वो पेपर बनाते थे, और जो काले लोग होते थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो फिर काले लोगों ने पेपर बनाया तो काले लोग सेलेक्ट होने लग गए। इस तरीके की कुछ चीज़ें दी थी। काफ़ी इसको खतरनाक भी माना जा रहा है, काफ़ी डिवाइसिव भी माना जा रहा है समाज के लिए, कि किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके का ये पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। तो उसके बाद ये चुनाव, और लगातार इधर अपशब्द भी काफ़ी कुछ कहे गए हैं। प्रियंका गांधी ने भी नरेंद्र मोदी पर काफ़ी हमला बोला है, और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी खूब हमला बोला जा रहा है। तो कुल मिला के काफ़ी चार्ज हो चुका है चुनाव। इस चार्ज चुनाव के दौरान अब ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी जो मोमेंटम उसके खोने की बात कही जा रही है, वो क्या पा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और चूंकि अगर ये कहे कि मत प्रतिशत, क्या वोटों के प्रतिशत के लिहाज से करके, क्योंकि देखिए इसमें गुजरात की भी पूरी 25 की 25 सीटें हैं, और 14 सीटें कर्नाटक की भी हैं। तो ज़्यादातर जगहों पर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर पहले ही विजयी हो रही थी। ऐसे में अब ये जब चुनाव हो रहा है तो उसमें उसके सामने चुनौती है, पहले तो 400 पार का जो एक दावा खड़ा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसको पाना, और
जीतने के लिए भी, उसके लिए निश्चित तौर पर जो सीटें आपको मिली हुई, अब 80% आपका स्ट्राइक रेट रहा है, उसके बाद आप कितना बढ़ा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बचाना ज़्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष ने भी पूरी तरीके से यहाँ पर ताकत झोंक के रखी हुई है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी भी अपने ही कई लोग के, जैसे ईश्वरप्पा वहाँ पर खड़े हुए हैं येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ में, इसी तरीके की तमाम सीटों पर दिक्कतें आ रही भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो ये चुनाव उस लिहाज से काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और तीसरे चरण का चुनाव, अगर मैं ये कहूँ कि इस चरण में जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसकी संभावनाएं 7वें चरण तक के लिए ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चरण है। तो गलत नहीं होगा, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर चुनाव बाद में होना हो, लेकिन इसमें जो स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का, उस लिहाज से ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं कि इस जो फायर ब्रांड, जो तमाम बयानबाजी हुई है, उसके बाद चुनाव किस तरफ जाता है, क्योंकि विपक्ष भी इस बार कोई भी, मतलब साम दाम दंड भेद कोई भी उपक्रम नहीं छोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से मानी जाती है। और इस दौरान एक और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने, पवन खेड़ा, जो उनके मीडिया विभाग के मतलब समन्वयक हैं, उनकी बहन राधिका खेड़ा, उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और वो भी राहुल गांधी के लिए भी काफ़ी कुछ कह रही हैं। इधर राहुल गांधी ने एक अपना अलग जो है पूरा, बिल्कुल जो वाम मोर्चा वाली जो पॉलिटिक्स होती थी, उसको पूरी तरीके से पकड़ के रखा हुआ है। अब ये तीसरे चरण के चुनाव में काफ़ी कुछ चीज़ें निर्भर करेगी। तो देखते हैं ये क्या होता है आज चुनाव में। और बाकी बुलंद भारत टीवी पर जो इस चरण में मतदान हो रहे हैं, उस पर हम लगातार आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे नए अपडेट के साथ। और हमें आप बताइए कैसी लगी हमारी ये आपको कवरेज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।